गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में बात कर रहे थे इससे पहले लेक्चर में कि साइटोकाइनिन हार्मोन क्या होते हैं, क्या कार्य करते हैं, कहाँ इनकी प्राप्ति स्थल हैं, कैसे इनका वितरण होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि साइटोकाइनिन हार्मोन का जैव संश्लेषण कैसे होता है। साइटोकाइनिन हार्मोन का जैव संश्लेषण कैसे होता है। तो सबसे पहले तो ये हार्मोन अधिकता में मैक्सिमम मात्रा में कहाँ मिलता है, तो ये मैक्सिमम मात्रा में रूट टिप पर पाया जाता है। जो रूट के शीर्षस्थ जो पार्ट होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, रूट टिप पर उपस्थित होता है अधिकतम मात्रा में, मैक्सिमम मात्रा। इसके अलावा कहाँ कहाँ उपस्थित होता है ये, तो इसके अलावा ये बीजों में जो वृद्धि कर रहे हैं, वृद्धि करने वाले सीड्स में, एंधा में, कैम्बियम, एंधा को क्या बोलते हैं, कैम्बियम, कैम्बियम में भी उपस्थित होता है कि हम ये पाया जाता है। तो जब इसके जैव संश्लेषण के बारे में बात करते हैं तो स्टूडेंट्स इसके जैव संश्लेषण में जैसे हमने ऑक्सीजन का पढ़ा है, जिबरेलिन का पढ़ा है, तो वहाँ इतने इसके बारे में डिटेल नॉलेज नहीं है, ज़्यादा इसके बारे में ज्ञान नहीं है कि कैसे कैसे इसका जैव संश्लेषण होता है, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। लेकिन कुछ मात्रा में जो पता है, जितना भी पता है वो ये है कि यहाँ पर जो आइसोपेंटाइल पायरो जो फॉस्फेट होता है, क्योंकि ये हमने दोनों में पहले भी देखा है, IEEE आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। जब आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ रिएक्शन करता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ में, क्यों क्या है ये प्यूरिन, तो यहाँ इन प्यूरिन के साथ में जब ये रिएक्शन करता है तो यहाँ पर आइसोपेंटाइल एडिनोसिन राइबोसाइड बनाता है, आइसोपेंटाइल एडिनोसिन राइबोसाइड बनाता है। अब ये आइसोपेंटाइल एडिनोसिन राइबोसाइड जो है वो ट्रांसजीएटिन राइबोसाइड में बदल जाता है, ट्रांसजीएटिन राइबोसाइट में, राइबोसाइट में बदल जाता है। अब यहाँ से ये ट्रांसजीएटिन राइबोटाइड में भी बदल सकता है और ट्रांसजीएटिन में बदल सकता है। ये आवश्यकता अनुसार कैसे चेंज होगा इसके बारे में ज्यादा डिटेल में कोई भी जानकारी नहीं है। ये जो रिएक्शन है, ये जो फर्स्ट चरण जो होता है, जो प्रथम स्टेप होता है संश्लेषण का, प्रथम जो स्टेप है संश्लेषण का, ये उसको स्टार्ट करता है, संश्लेषण को स्टार्ट करता है। केवल इतनी नॉलेज इसके जैव संश्लेषण के बारे में है, ज्यादा नॉलेज यहाँ इसके बारे में नहीं है, क्योंकि उपापचयी परिपथ है, ये मेटाबॉलिज्म का परिपथ है, उपापचयी परिपथ है जहां इसका निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर साइटोकाइनिन का जैव संश्लेषण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोकाइनिन का जैव अमापन। साइटोकाइनिन का जैव अमापन। साइटोकाइनिन का जैव अमापन कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं हम साइटोकाइनिन का जैव अमापन। तो देखिए, साइटोकाइनिन के जैव अमापन के लिए यहां पर हम बीज पत्र विवर्धन परीक्षण करते हैं, बीज पत्र विवर्धन परीक्षण करते हैं। बीज पत्र को क्या कहते हैं, कॉटिलेडॉन्स, कॉटिलेडॉन। तो यहाँ हम जो बीज पत्र होते हैं इन बीज पत्र का परीक्षण करते हैं। विवर्धन का मतलब प्रसार, आकार में बढ़ोतरी, तो इसका हम परीक्षण करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर कुकुम्बर, सीताफल या फिर मूली, सीताफल, कुकुम्बर,
या फिर कहें कि कोई भी डाइकॉट सीड लेते हैं। मोनोकॉट नहीं, यहां पर क्या लेते हैं, कोई भी डाइकॉट सीड ले सकते हैं, इनके ले सकते हैं, किसी और के भी ले सकते हैं, लेकिन लेंगे कौन सा, यहाँ डाइकॉट सीड लेंगे। हमने सीड को लिया, सीड को लेकर के यहां हम नमी वाले ब्लॉटिंग पेपर पर रख देंगे, नमी युक्त ब्लॉटिंग पेपर पर रख दिया। नमी युक्त ब्लॉटिंग पेपर पर रखने पर इसका क्या होगा, जर्मिनेशन, इसका हो जाएगा जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन होके ये 2 से 3 मिलीमीटर का हो जाएगा, 2 से 3 मिलीमीटर का क्या बन जाएगा, नवोद। जब 2 से 3 मिलीमीटर का नवोद्भिद होता है तो उसमें नीचे डाइकोटिलेडोन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ इतने प्लांट का जब निर्माण हो जाता है, या फिर कहें कि जर्मिनेशन अभी हुआ ही है, कंप्लीट नहीं हुआ है, हो रहा है अभी, तो यहाँ पर दोनों जो कोटिलेडोन्स होते हैं, तो दोनों जो बीज पत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, सुरक्षित होते हैं। अब इतनी यहाँ वृद्धि होने के बाद में अब इसके दोनों जो बीज पत्र हैं, दोनों बीज पत्र को ग्रीन लाइट में, ग्रीन लाइट में क्या करेंगे, ब्लेड से अलग अलग कर लेंगे, ब्लेड से अलग अलग करते हैं। मान लिया 2 बीज पत्र थे, दोनों बीज पत्र क्या हो गए, अलग अलग। यहां एक बीज पत्र को तो हमने इसमें तो जल भरा हुआ है पेट्री डिश में, और इसमें क्या है, साइटोकाइनिन युक्त सॉल्यूशन, साइटोकाइनिन सॉल्यूशन दोनों में रख दिया। एक जल से भरी हुई पेट्री डिश है और दूसरी साइटोकाइनिन सॉल्यूशन से भरी हुई। अब क्या देखते हैं, 2 से 3 दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद जो ये जल वाली थी, इसकी साइज किसकी तुलना में, इसकी साइज इसकी तुलना में क्या है, कम। तो सबसे ज्यादा जो विवर्धन था, जो आकार था, वो किसका बढ़ा, इसका आकार क्या हुआ, अधिक आकार का प्रसार हुआ। जो बीज पत्र साइटोकाइनिन सॉल्यूशन में रखा था, उस बीज पत्र का तो क्या हो गया, आकार में प्रसार अधिक हो गया, उसकी वृद्धि अधिक हो गई, किसकी तुलना में, जो हमने बीज पत्र जल में रखा था इसकी तुलना में। अब क्या करेंगे, हमारे पास में यहाँ पर कुछ ग्राफ पेपर होते हैं, उन ग्राफ पेपर पर अंकित होते हैं सब कुछ, यहाँ पर मेजरमेंट पूरा अंकित होता है। तो इस ग्राफ पेपर की सहायता से हम यहाँ प्रसार को निकाल लेते हैं, कितना प्रसार हुआ है। तो यहाँ ग्राफ पेपर पर फिर इसका परीक्षण किया जाता है कि यहाँ साइटोकाइनिन की वजह से कितनी वृद्धि हुई है। वर्तमान में कौन कौन सी विधियां हैं, जो हम पहले ग्राफ पेपर पर निकालते थे, यहाँ वर्तमान में कौन कौन सी विधियां हैं, जीसी, गैस क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, यहाँ ज्यादा सटीक जानकारी होती है, ज्यादा सटीक मेजरमेंट होता है गैस क्रोमेटोग्राफी से, या फिर कहें कि गैस तरल क्रोमेटोग्राफी, गैस तरल क्रोमेटोग्राफी, GLC। तो यहाँ इन मेथड्स के द्वारा वर्तमान में यहाँ पर बीज पत्र विवर्धन का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रिया विधि की, कि यहाँ साइटोकाइनिन की क्रिया विधि क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है, साइटोकाइनिन किस प्रकार से कार्य करता है, क्या इसकी क्रिया विधि है।
जब हम साइटोकाइनिन की क्रियाविधि की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड उपापचय और प्रोटीन संश्लेषण दोनों ही, न्यूक्लिक एसिड उपापचय और प्रोटीन संश्लेषण दोनों ही साथ साथ कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही साथ साथ कार्य करते हैं, दोनों के माध्यम से यहाँ ये दोनों साथ साथ कार्य करके जो सेल होती है, इस सेल को G2 अवस्था में लाने का कार्य करते हैं। न्यूक्लिक एसिड उपापचय और प्रोटीन संश्लेषण दोनों यहाँ सेल को G2 प्रावस्था से कहाँ लेके जाने का कार्य करते हैं, G2 प्रावस्था से आगे ले जाने का कार्य करते हैं, आगे ले जाने का कार्य करते हैं। और आगे कौन सी अवस्था आएगी, डिवीजन फेज। जब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है सेल डिवीजन, तो इसके बाद में क्या G1S G2 और G2 के बाद में कौन सी आती है, डिवीजन फेज आती है। तो जब G2 से आगे यहाँ सेल जाएगी तो क्या होगी, डिवाइड होगी। तो इससे आगे यहाँ पर ये किसका कार्य करेंगे, कोशिका को विभाजित करने का कार्य करते हैं। तो साइटोकाइनिन की मात्रा जब सेल के अंदर बढ़ जाती है, जब साइटोकाइनिन सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर कौन सी क्रियाएं होती हैं, यहाँ जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसके अंदर जो रिएक्शन चल रही होती है, वहां उसकी उपापचय क्रियाएं हो रही होती हैं, साथ ही साथ प्रोटीन का संश्लेषण हुआ होता है। हमको पता है कि G1 के अंदर क्या होता है, S के अंदर क्या होता है, G2 के अंदर क्या होता है। तो जहां दोनों ही क्रियाएं कंप्लीटली क्या हो जाती हैं, संपन्न हो जाती हैं, तो यहाँ G2 अवस्था से फिर सेल को आगे ले जाने का कार्य साइटोकाइनिन के द्वारा किया जाता है। साइटोकाइनिन फिर उनको डिवीजन फेज की ओर ले जाता है। तो डिवीजन फेज की ओर जब सेल जाएगी तो यहाँ क्या क्या कार्य होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो साइटोकाइनिन डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन जो किस में बढ़ चुका है, ऐसी सेल्स के अंदर कौन कौन सी चीजें बढ़ी हुई आएंगी, डीएनए का रेप्लिकेशन, एमआरएनए, आरआरएनए का सिंथेसिस, सभी क्या होंगे, बढ़े हुए। हमको पता है डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में हो जाता है, एमआरएनए आरआरएनए का सिंथेसिस किस में हो जाता है, G1 में और G2 के अंदर हो जाता है। तो ये चीजें हमको पता है। तो ऐसी सेल्स के अंदर इनकी मात्रा कैसी होगी, बढ़ी हुई होगी। साइटोकाइनिन की उपस्थिति में सेल के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है, सेल में शुगर लेवल बढ़ जाता है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, शुगर की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। शुगर की मात्रा बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो जल का अंतर्ग्रहण बढ़ेगा, तो जल का अंतर्ग्रहण क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि सेल कंसंट्रेट अवस्था में नहीं रह सकती, इसलिए यहाँ क्या बढ़ेगा, साथ ही साथ जल का अंतर्ग्रहण, बाहर से जल को अंदर लाने की कोशिश करेगी। और जब जल अंदर आएगा तो कोशिका का क्या होगा, प्रसार, एट लास्ट कोशिका के आकार में क्या होगा, प्रसार हो जाएगा। तो यहाँ पर सारी की सारी प्रोसेस एक साथ चलती हैं। तो ये क्या होती है, साइटोकाइनिन की क्रियाविधि। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि साइटोकाइनिन के प्रभाव क्या क्या होते हैं। कौन कौन से प्रभाव होते हैं, कहाँ साइटोकाइनिन अपना इफेक्ट दिखाता है। बात करते हैं हम प्रभावों की। प्रभाव, तो देखिए साइटोकाइनिन सबसे पहले तो कोशिका का विभाजन करता है, कोशिका विभाजन। हम तभी से ये कह रहे हैं कि साइटोकाइनिन के साथ में क्या होता है, ये साइटोकाइनिन के द्वारा क्या होता है, कोशिका का विभाजन। ऑक्सीन प्लस साइटोकाइनिन दोनों मिलकर के क्या करेंगे, सेल डिवीजन, दोनों मिलकर के
सेल डिवीजन करते हैं। यहां इनकी निश्चित अनुपात होता है। इनका क्या होता है? निश्चित अनुपात। मैंने आपको एंजाइम्स के बारे में जब बताया था तो तभी भी मैंने आपको कहा था कि एंजाइम्स की सूक्ष्म मात्रा, एंजाइम्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते, लेकिन हार्मोन एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। इनकी मात्रा अनुपात में एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है कि किसके अनुपात में किस हार्मोन की मात्रा कितनी है, और अनुपात में ही ये एक दूसरे के ऊपर विभिन्न प्रभावों को शो करते हैं। तो यहाँ ऑक्सिन और साइटोकाइनिन एक निश्चित अनुपात में होते हैं। तो यहाँ पर किसकी क्रिया होती है? सेल डिवीजन की क्रिया होती है। यहाँ पर कोशिका विभाजन को ये प्रेरित करते हैं। सेकंड, संरचना विकास। संरचना विकास, संरचना विकास से हमारा मतलब है रूट और शूट, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। तो देखिए, कब यहां पर रूट सिस्टम का विकास पहले होगा और कब यहां पर शूट सिस्टम का विकास पहले होगा। अगर साइटोकाइनिन की सांद्रता है तो प्रतिरोध तंत्र बनेगा। कंसंट्रेशन किसकी अधिक है? कंसंट्रेशन अगर साइटोकाइनिन की अधिक है, अधिक है तो किसका निर्माण होगा? सबसे पहले जो जर्मिनेशन हो रहा है, जो बीजांकुरण हो रहा है, उस बीजांकुरण में पहले क्या बनेगी? रूट बनेगी। और अगर कंसंट्रेशन किसकी अधिक है? ऑक्सीन की, ऑक्सीन की अधिक है, कंसंट्रेशन ऑक्सीन की अधिक है, तो यहां पर किसका निर्माण होगा? तो यहां पर सूट का निर्माण पहले होगा। यहां इनका अनुपात, ऑक्सीन अनुपात साइटोकाइनिन में, इसका अनुपात 1 है, इसका अनुपात 2 है, या फिर इसका अनुपात 1.5 है। तो यहां पर पहले कौन बनेगी? रूट बनेगी। इसका अनुपात 2 है, इसका अनुपात 1 है, 1.5 है, तो पहले क्या बनेगा? सूट का निर्माण होगा। तो यहाँ पर संरचना का विकास किस पर डिपेंड करता है? इनकी आनुपातिक मात्रा पर, इनकी कंसंट्रेशन पर। किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उसका विकास क्या होगा? पहले होगा। कोशिका विवर्धन, कोशिका विवर्धन। जब हम जैव संश्लेषण की बात कर रहे थे, सॉरी जैव अमापन की बात कर रहे थे, तो हमने कोशिका विवर्धन का परीक्षण किया था। तो यहां पर साइटोकाइनिन की उपस्थिति के कारण, यहां अगर साइटोकाइनिन की सांद्रता है तो यहां किसको प्रेरित करेगा? ये सांद्रता अधिक है तो सेल एलोंगेशन को, सेल एलोंगेशन को, कोशिका के विवर्धन को क्या करता है? ये प्रेरित। इस चीज को किसने बताया कि यहाँ कोशिका विवर्धन को ऑक्सीन, सॉरी साइटोकाइनिन प्रेरित करता है? तो यहाँ पर ये चीज मिलर और कुरैशी ने बताई थी, मिलर व कुरैशी ने। इस चीज को मिलर और कुरैशी ने बताया था कि यहाँ पर अगर साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन अधिक है तो यहाँ सेल एलोंगेशन को, सेल के विवर्धन को, उसके प्रसार को क्या करेगा? ये प्रेरित करेगा। अगर पत्तियों के प्रसार देखना है, अगर लीव्स के ऊपर, लीव्स पर क्या कर दें हम? साइटोकाइनिन छिड़क दें, यहां साइटोकाइनिन छिड़क दें, तो यहां पर्ण का क्या हो जाएगा? प्रसार, पर्ण का प्रसार हो जाएगा। तो यहां पर पर्ण में भी क्या हो जाता है? प्रसार। साइटोकाइनिन कोशिकाओं के आकार को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। साइटोकाइनिन के कारण कोशिकाओं का आकार बढ़ जाता है। जीर्णता में देरी, जीर्णता में देरी। कोई ऐसी संरचना, चाहे फूल है, चाहे फल है, चाहे पर्ण है, जो विलगन के लिए तैयार है या फिर जिसका विलगन होना है, विलगन होना है, तो विलगन कब होगा? जब इसमें जीर्णता आ जाएगी। किसी भी चीज में विलगन कब होता है?
कब टूट के गिरती है? जब इसके अंदर जीर्णता आ जाएगी। अगर इनके अंदर, इनके ऊपर हम इस अवस्था में भी, पर्ण पीली पड़ गई है, फूल झड़ने के लिए तैयार हैं, हमने साइटोकाइनिन छिड़क दिया, बाहर से दे दिया, छिड़क के ही देंगे, इंजेक्शन से नहीं देंगे। तो यहाँ हमने उसके ऊपर छिड़क दिया साइटोकाइनिन, तो यहाँ पर जो विलगन मान लिया हमने 2 या 3 दिन में होना था, ये क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा, डिले हो जाएगा। 2-3 दिन में नहीं होगा, ज्यादा टाइम लेगा ये। तो यहाँ साइटोकाइनिन जीर्णता में देरी लाती है, इसका मतलब बुढ़ा होने से हो जाती है। साइटोकाइनिन के छिड़काव से पादप जल्दी, पादपों के अंदर जीर्णता जल्दी नहीं आती है। जो हम एब्सिसिक अभी हार्मोन पढ़ेंगे लास्ट में, तो एब्सिसिक हार्मोन, एथाइलिन हार्मोन जीर्णता के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो साइटोकाइनिन की उपस्थिति उनके प्रभाव को क्या कर देती है? दबा देती है, उनके प्रभाव को यहाँ पर उभरने नहीं देती है। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, यहां अगर साइटोकाइनिन सेल के अंदर है तो टेम्परेचर अगर हम हाई कर दें या लो कर दें या अल्टरनेट दें, तो इस हाई और लो टेम्परेचर के प्रति ये क्या दिखाएगा? प्रतिरोधकता दिखाएगा। या फिर कहें कि रोगों के प्रति, यहां टेम्परेचर के अलावा रोगों के प्रति भी साइटोकाइनिन क्या करता है? प्रतिरोधकता दिखाता है। साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन अगर सेल के अंदर प्रेजेंट है तो यहाँ पर हाई लो टेम्परेचर पर भी प्लांट अपने आप को सुरक्षित रखेगा, बाहर के पैथोजेंस के कारण भी, जो रोग कारक हैं, उनसे भी अपना आप को क्या रखेगा? ये सुरक्षित रखेगा। पोषक पदार्थों का अभिगमन, पोषक पदार्थों का अभिगमन, पोषक पदार्थों का अभिगमन, अभिगमन से मतलब यहां पर जो विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं, यहां पर जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत करता है, या उसका क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वितरण करता है, विभिन्न क्षेत्रों तक वितरण करता है, वितरण को प्रेरित करता है, वितरण को प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन की अगर मात्रा प्रेजेंट है सेल्स के अंदर, अंग के अंदर, तो यहाँ जो पोषक पदार्थ होते हैं वो एक जगह एकत्रित नहीं होंगे, क्या होंगे? पूरे के पूरे प्लांट बॉडी में क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे, विभिन्न जगहों पर फैल जाएंगे, उनका अभिगमन हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में। प्रकाश संवेदी बीजों का अंकुरण, प्रकाश संवेदी बीजों का अंकुरण। कुछ बीज कैसे होते हैं, जैसे तंबाकू है, लेट्यूस है, अगर प्रकाश है तो ये जर्मिनेट हो जाएंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ऐसे बीज जो केवल प्रकाश की उपस्थिति में क्या होते हैं? जर्मिनेट हो जाते हैं। अगर साइटोकाइनिन छिड़क दें, अगर साइटोकाइनिन छिड़क दें तो क्या होगा? ये अंधकार में भी क्या हो जाएंगे? जर्मिनेट, अंधकार में भी जर्मिनेट हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे। फिर फर्क नहीं पड़ता है कि बीज अंधकार में है या फिर उजाले में है, तो ये अंधकार में भी क्या हो जाते हैं? जर्मिनेट हो जाएंगे। लास्ट, सीड्स प्रभाविता का प्रतिकार, सीड्स प्रभाविता का प्रतिकार, सीड्स प्रभाविता का प्रतिकार। जब हम लोगों ने ऑक्सीजन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां होती है? सूट टिप पर, इसकी कंसंट्रेशन होती है मैक्सिमम। अगर सूट टिप प्रेजेंट है, प्रिरो प्रेजेंट है, तो जब तक प्रिरो रहेगा तब तक जो पार्श्व की शाखाएं हैं वो वृद्धि नहीं करेंगी, लेटरल ग्रोथ नहीं होगी, लेटरल ब्रांचेज की ग्रोथ नहीं होगी। तो अगर हम यहाँ पर साइटोकाइनिन छिड़क दें, ऑक्सीजन से अधिक मात्रा में हम यहाँ पर क्या दे दें? साइटोकाइनिन दे दें, साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन को क्या कर दें? हम बढ़ा दें। तो यहाँ ऑक्सीजन है या नहीं है,
फिर भी क्या होगी, सीड्स की जो प्रभाविता है उसको घट जाएगी और पार्श्व की जो ग्रोथ है, लैटरल ब्रांचेज का जो निर्माण है, पार्श्व ग्रोथ होगी। प्लांट पादप अपने आयतन में, अपने आकार में वृद्धि करेगा बजाय लंबाई के। तो यहाँ ऑक्सिन की जो डोमिनेंस प्रकृति थी, किसको, सीड्स प्रभाविता को रखने की, वो क्या हो जाएगी, खत्म। ऑक्सिन इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ऑक्सिन के ऊपर साइटोकाइनिन क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। सीड्स प्रभाविता ना होकर के क्या होगी, पार्श्व ग्रोथ होगी। एंड आपका फोर्थ हार्मोन आता है आपका इथाइलिन। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।